नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पुणे में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। एसटीएफ के मुताबिक छांगुर बाबा के नेटवर्क को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी और छांगुर बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पूरे नेक्सस में शामिल 14 दूसरे आरोपियों की तलाश तेज है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कभी यूपी की सड़कों पर फेरी लगाकर अंगूठी और नग बेचा करता था। ये छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को मोटा पैसा देता था। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव लड़कियों के लिए छांगुर बाबा की अलग अलग रेट लिस्ट थी। अवैध तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा को पुलिस ने धर दबोचा। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा नाबालिगों का भी धर्मांतरण कराता था। पैसे के लालच में लोग बाबा के बहकावे में आ जाते थे और अपना धर्म बदलने के लिए राजी भी हो जाते थे। धर्म परिवर्तन कराने के लिए छांगुर बाबा को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होती थी। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई। बाबा ने 40 चेलों के खाते खुलवाए और 100 करोड़ रुपए ले लिए। मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दी। हिंदू मोहल्लों में हिंदू नाम रखकर उन्हें सेट कर दिया, जिसके बाद पैदल चलने वाला बाबा देखते ही देखते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसटीएफ ने एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया और इसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। देखिए, कोई चौंकाने वाले खुलासे नहीं हैं। खुलासे वही हैं जो पुराने समय से चल रहा है। बस चौंकाने वाले वो हैं जो कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि अभी ये दशकों से हिंदुस्तान के अंदर कैसे ये कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। जी, चौंकाने वाला इसमें कौन सा तथ्य है? ये कोई नई बात तो है नहीं कि इस्लामिक देशों में, जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि छांगुर बाबा के नेटवर्क में रहे जितने लोग था, वो इस बीच 2-3 सालों में कम से कम 20 से 25 देशों की यात्रा कर चुका है और वे सब इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये क्या पहले से पता नहीं है, जानकारी नहीं है? ये पहले से जानकारी नहीं मिली है कि अरब से यहाँ पर पेट्रो डॉलर आता है 2 तरह के कामों के लिए। एक प्रसार प्रचार के लिए, जिसमें से जितने गांवों में बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई है, उसमें सब में पेट्रो डॉलर लगा हुआ है। ये वही नेक्सस का हिस्सा है जो वहां से पैसा भेजता है, मस्जिद बेहतर बनवाता है, आसपास के लोगों को लुभाता है और सामान्य तरीके से उन गांवों में, आसपास के क्षेत्रों में लोगों को प्रलोभन देके वहीं पर धर्मांतरण किया जाता है। तो जब गांव-गांव में चल रहा है, उन जगहों के बारे में जानकारी नहीं मिली, रेड नहीं हुए, छापे नहीं पड़े, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये पता नहीं चल पाया कि नेक्सस कैसे चल रहा है। ये कुछ समय पहले ही एक और नेक्सस पता चला था जिसमें मूक बधिर वैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, दिव्यांग बच्चों को भी कन्वर्ट करवाया जा रहा था। ये नेक्सस उत्तर प्रदेश में ही पकड़ा गया। ये मदरसों में चल रहा था इसका रैकेट और उसको भी पैसे दे देकर ही करवाया जाता था, लेकिन फिर भी आगे वही ढाक के 3 पात। क्यों? क्योंकि जब धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तर प्रदेश में लाए गए तो उस समय सबसे ज्यादा चीख चिल्ला कौन रहा था? ये चीख चिल्लाने वाले मुस्लिम नेताओं से ज्यादा ये अखिलेश यादव की पार्टी के नेता थे जी, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो नुकसान हमें क्या है, हमें तो पॉलिटिक्स करना है और ये एक ऐसा पक्का वोट है जो इधर उधर नहीं जाएगा, लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, या बीच में कहीं छिटक गया तो दूसरी पार्टियों में भी उन्हीं पार्टियों के साथ जाएगा जिससे वापस लेना आसान हो जाए। अब अखिलेश यादव जैसे लोग इस समस्या से ग्रस्त तो है ही कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट चला गया, ओबीसी का या दलितों का या सवर्णों का ही जो वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है, उसका तोड़ना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, नहीं तोड़ सकते। 50%, 45% ये वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जुड़े हुए हैं, उसको तोड़कर वापस नहीं ला सकते। लेकिन इनको आसान लगता है कि अगर मुसलमान पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दे दिया था कुछ 10-20%, तो उसको भी वापस लाया जा सकता है। मायावती को दे दिया था, उसको भी वापस लाया जा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव
धर्मांतरण विरोधी कानून का सबसे ज्यादा विरोध किए थे। उसमें ये जो बताया गया और कई टर्म कंडीशन लगाए गए, शादी के लिए भी अगर हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो उससे पहले कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगर कन्वर्ट होना है तो ये नहीं होगा कि आप मस्जिद में ले गए, मौलाना साहब ने कलमा पढ़वा दिया और उसके बाद वो मुसलमान हो गया और आगे के प्रोसेस उसका मुस्लिमों वाला कर देंगे। ये नहीं करना है। आपको कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, डीएम के पास जाके बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपके घर में, परिवार में कोई आपत्ति जताता है तो उसके बारे में बताना होगा कि आप क्यों ये हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। जी, ये कड़े कानून रखे गए थे इसलिए कि सामान्य लोगों को प्रलोभन देना आसान हो जाता है। कुछ गरीब लोग हैं उसको प्रलोभन दे दिया गया, कुछ सामान्य ये जो कहते हैं कन्फ्यूज लड़कियां हैं उसको प्रलोभन दे दिया गया, एक अच्छा लड़का तैयार किया गया, उसको पैसा दिया गया, बाइक दी गई, गाड़ियां दी गई, घूम रहा है, देख रहा है, मंदिरों के पास गया, अपना नाम बदल लिया। कई ऐसे लोग मिले। इस मामले में जो ये नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है उसमें भी यही हुआ है। इसमें मुस्लिम लड़कों को सेट किया गया हिंदू कॉलोनियों में नाम बदलकर, और उसके बाद उसने लड़कियों को फंसाना शुरू किया और फिर शादियां की। तो ये तो वही बात है ना कि जो लोग भारत में बैठकर, जो पॉलिटिकल पार्टियां ये लव जिहाद शब्द के खिलाफ बोल रहा था, ये कहता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, ये संघ का प्रोपेगेंडा है। उन लोगों को तो समझना चाहिए, ये कांग्रेस वालों को समझना चाहिए, सपा वाले को यूपी में समझना चाहिए कि बोलते हो कि लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। लव जिहाद का मतलब क्या होता है, ये लोग उसको ऐसे घुमा फिरा के पेश करेंगे कि सामान्य लोग कंफ्यूज हो जाए। ये उदाहरण देगा, सेलिब्रिटी का उदाहरण देगा, बड़े लोगों का उदाहरण देगा। भाई एक अफेयर होता है, एक दोस्ती होती है, प्यार होता है, शादी होती है, उसमें एक दूसरे की पहचान छिपी नहीं होती है, एक दूसरे को गलत दिशा में नहीं ले जाया जाता, और वो एक दूसरे के बारे में सारी चीजें जान के उसके बाद शादी का फैसला लेता है। वो मैच्योरिटी होती है, उसको आप प्रेम विवाह कर सकते हो, लव जिहाद नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने को क्या करना है कि अगर कोई हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, कोई सेलिब्रिटी है, फिल्म में काम करता है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, क्रिकेटर है, उसका उदाहरण देगा, क्या वो लव जिहाद है? भाई लव जिहाद वो नहीं है। अगर एक सामान्य तरीके से बात कही जाए तो हर शारीरिक संबंध अपराध तो नहीं होता, लेकिन फोर्सफुली शारीरिक संबंध बनाया जाए तो रेप कहलाता है। जी, तो बात यही है कि जब आप तथ्य छिपा रहे हो, आप उसको टारगेट दे रहे हो, वो खुद ही इंटेंशनली वो यही सोच कर ही जा रहा है कि हमको किसी हिंदू लड़की को फंसाना है अपने प्रेम जाल में, और उसके लिए एक पीछे से बैकअप प्लान तैयार है कि सामान्य परिवार का एक मुस्लिम लड़का जो देखने में अच्छा हो, काम कुछ नहीं करता हो, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, जेब खर्च दिए जा रहे हैं, और बाद में बताया जा रहा है एक लड़की के साथ शादी कर लिए तो ये जो रेट फिक्स करने की बात की जा रही है जी, जातियों के हिसाब से, कि जातियों के हिसाब से दलित लड़की है तो कम पैसे मिलेंगे, ब्राह्मण ठाकुर लड़की है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे जी। तो ये पैसों का जो नेक्सस है वो कहां से आया? वही बात का यहां पर खुलासा हुआ कि ये जो फेरी लगाने वाला ये जमालुद्दीन, उसके पास ये पैसे आए कहां से? वो कैसे अचानक से करोड़ों रुपया में खेलने लगा? वो तो पैसे दे रहा था, लोगों को पैसे दे रहा था, बांट रहा था, उसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, और नेटवर्क में वो कंफ्यूज लोग भी शामिल है। जो कि कोर्ट में बैठा हुआ ये उपाध्याय, ये क्या करता है, कोर्ट में बैठा हुआ है, अगर कोई इसके खिलाफ, ये छांगूर बाबा के खिलाफ कुछ बोला, उसके खिलाफ कोई शिकायत कर रहा है तो कोर्ट से उसके खिलाफ नोटिस भिजवाता था। ये नेक्सस ऐसा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, फिर उसके बाद थाने में भी, हर जगह इन लोगों ने सेट कर रखा था। ये कोर्ट का जो क्लर्क है उसकी बीवी के नाम से पुणे में फ्लैट में शेयर है जी। कहां से आया उसके पास? तो यही छांगूर बाबा ने उसको पैसे दिए और पैसा दे रहा है मंथली बेसिस पर, और वो क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कोर्ट में। अब ये नेक्सस ये पता चलता है कुछ समय तक
अवेयरनेस होती है, कुछ समय तक जानकारी होती है, उसके बाद खत्म। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और समाज अपनी कार्रवाई कर ही नहीं रहा। तो ये जो सोसाइटी के लेवल पर जागरूकता का अभाव है, वो चेंज करने की जरूरत है इस बात के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज है और किसी धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर देश न के बराबर है। यहूदी देश एक देखा जाए तो इजराइल है, लेकिन जितने क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट कह सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, वो सेकुलर है। रोम की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में रहे देश वो प्योर इस्लामिक कंट्री है, जिसने अपने संविधान में इस्लामिक स्टेट लिख रखा है। वो सेकुलरिज्म नहीं चलता। उसकी एक जिम्मेदारी होती है दुनिया भर में इस्लाम फैलाना। हमारे यहाँ जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि हम हिंदू फैलाएंगे, उसके लिए पैसे भी सरकार नहीं दे सकती। किसी भी धर्म के वृद्धि में सरकार की भूमिका क्या है, फैसिलिटेटर की तरह भी नहीं हो सकती। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेकुलर कंट्री है, हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन हिंदू स्टेट तो नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है जी। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज है वो सब नेक्सस बनाता है। पैसे काफी है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तेल के कुएं हैं, मोनार्की है, राजशाही है, लोकतंत्र नहीं है। 20, 25, 30% लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, भूखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने एजेंडे के लिए पैसे खर्च करेंगे। और यही 100 करोड़ रुपए के नेटवर्क की बात की जा रही है। इसकी भी ईडी के हवाले भी होने वाला है केस कि अब मनी ट्रेल तो आप ही पकड़ेंगे। ये एसआईटी के जिम्मेदारी नहीं है और एसआईटी की स्पेशलिटी भी नहीं है जी। तो ये पूरा का पूरा जो रैकेट चल रहा है, उस रैकेट के खुलासे से फर्क क्या पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो वही भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट में जहां थोड़ी एक्टिविटी और बढ़ेगी, जैसे एंटी कन्वर्जन कानून बने, उत्तराखंड में बने, उत्तर प्रदेश में बने, मध्य प्रदेश में बने, क्या वैसे एंटी कन्वर्जन कानून कर्नाटक में बन सकता है? कांग्रेस की सरकार है, नहीं बन सकता। केरल में नहीं बन सकता, वामपंथियों की सरकारें हैं। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क इतना ही पड़ता है कि एक रैकेट पकड़ा गया, उसके कुछ लोग पकड़े जाएंगे, वो जेल के अंदर रहेगा और फिर से सीधे ये कोई अगर मुजफ्फरनगर से चला रहा है, मेरठ से चला रहा है, तो फिर वो दूसरी जगह आजमगढ़ से चलाएगा। इसका रैकेट 3-4 डिस्ट्रिक्ट में भी था, वो कहीं और से पनप जाएगा। और वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जहां से नेटवर्क के चलता है, दुबई से ऑपरेट कर रहा है और इस्लामिक कंट्री से पैसे आ रहे हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि उसको जाके पकड़ लोगे, वो पैसा देगा। तो हमारा काम है यहां पर सही तरीके से उसके खिलाफ अभियान चलाना, और सरकार अपनी कार्रवाई जो कर रही है वो और तेज करे। इसके लिए अलग से एक विभाग बनाए, पुलिस व्यवस्था करे, और पुलिस के लिए अलग अलग एसआईटी के बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो 1-2 साल के लिए एक डिपार्टमेंट ही बनाना चाहिए कि कहां कहां ऐसे अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, और उसके लिए सरकार को उन पुलिस वाले को अधिकार देना चाहिए कि इसी काम पर रहो। जैसे एंटी टेरर डिपार्टमेंट बनता है, एंटी कन्वर्जन डिपार्टमेंट बनना चाहिए। और यही लगता है ये कमालुद्दीन जमालुद्दीन जैसे लोगों को पकड़ते और उसके बाद धीरे धीरे इसके खिलाफ, इसके नेक्सस को पकड़ने का तरीका यही है। ये 10 लोगों की टीम 2-4 लोगों को पकड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब एटीएस की गिरफ्त में है। उसके गैंग के गुर्गों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर ही करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली गई थी। अब इन पूरा नेटवर्क है, उसके तार कहां कहां जुड़े हैं वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक रिश्तों को भी यहाँ पर जांच एजेंसी खंगाल रही है। यानी अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।